हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरवी इंस्टीट्यूट। और आज हम लेकर आए हैं क्लास 9 के लिए द कम बैक सीरीज में चैप्टर नंबर 4। ठीक है, ये चैप्टर है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और लास्ट क्लास हमने करी थी आपके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पे, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में हम एटम के बारे में सीखा था, मॉलिक्यूल के बारे में सीखा था। और जो चैप्टर नंबर 4 है वो है एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। कि आपने लास्ट क्लास में देख लिया था कि जो एटम होता है वो क्या होता है आपका, दी टाइनी पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। ठीक है, जिसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता, ऐसे पार्टिकल को एटम कहा गया था। जॉन डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने बताया था ये सब। और अब हम पढ़ेंगे कि वो जो एटम है उसका स्ट्रक्चर क्या है एक्चुअली में। क्या सच में उसे और डिवाइड नहीं किया जा सकता, या फिर उसे और भी डिवाइड कर सकते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल में उसे और डिवाइड किया जा सकता है, आज हम देखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या टॉपिक हमें कवर करने हैं पहले तो हम वो देखते हैं। पहला जो टॉपिक रहने वाला है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, कि एटम का जो स्ट्रक्चर है कैसे बना, क्या है उसके अंदर, क्या उसे और डिवाइड कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। इसके लिए आएंगे अपने पास 3 मॉडल। जो है आपके, जो पहला मॉडल है जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, तो जे थॉमसन का मॉडल है। रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने दिया तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है। और नील्स बोर ने दिया तो नील्स बोर एटॉमिक मॉडल है। ठीक है, इनको डिस्क्राइब करेंगे, अच्छे से देखेंगे कि क्या क्या इसके अंदर कंटेंट है आपका, और कैसे कैसे इन्होंने एटम के स्ट्रक्चर को समझाया। ठीक है, क्या क्या एक्सपेरिमेंट करे, किससे रिलेट करा, सारी चीजें देखने वाले हैं। उसके बाद टॉपिक नंबर 2 इज वैलेंसी क्या होती है। टॉपिक नंबर 3 इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास क्या होता है। एंड टॉपिक नंबर 4 इज आइसोटॉप्स और आइसोबार क्या है। यही चैप्टर रहने वाला है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है आपके मॉडल। एटम के मॉडल अगर आपको आ गए तो ये चैप्टर आप आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो फर्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिस्क्राइब किया गया। देखो, एन एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, इस अर्थ पे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल बताया गया था वो एटम बताया गया था, विच इज मेड अप ऑफ which is अ पार्टिकल, जिसके द्वारा आपके मैटर को बनाया जाता है। ठीक है, तो एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ विच मैटर इज मेड अप। मैटर किसका बना हुआ है, एटम का बना हुआ है। ठीक है, इस अर्थ पे सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल बताया गया था एटम को। ठीक है, लेकिन लेटर ऑन क्या हुआ कि बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने कहा नहीं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल आपका एटम नहीं है, सब एटॉमिक पार्टिकल भी हमारे इस अर्थ पे एग्जिस्टेंस रखते हैं। लेटर मैनी एटॉमिक थ्योरीज एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ सम सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से टाइप्स के हुए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्क्राइब किया गया वाइडली। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता क्या है देखिए। इलेक्ट्रॉन जो है वो सिंबल उसका है ई और ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, या फिर हम इसे लिख सकते हैं E0 और -1 चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है ये एक। ठीक है, और चार्ज इसका है -1, या फिर एब्सोल्यूट चार्ज इसका -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम बोल सकते हो आप। मास इसका 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। एंड लोकेशन इसकी आउटसाइड थी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर पाया जाता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये होते हैं। प्रोटॉन जो है आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, P से रिप्रेजेंट कर लो, H पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर लो, और P 1 और 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। ठीक है, चार्ज इसका +1 होता है, या फिर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम एब्सोल्यूट चार्ज होता है। इसका जो मास है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg होता है। और इसकी लोकेशन इनसाइड द न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल है, सिंबल इसका N है, या फिर N01 लिख सकते हैं। चार्ज इस पे 0 है, इसलिए इसे न्यूट्रल कहा जाता है, कोई चार्ज नहीं है। मास इसका 1.678 इंटू 10 की पावर -27 kg होता है। लोकेशन इनसाइड द न्यूक्लियस होता है। अगर आप वेट वाइज पूछे तो सबसे हैवीएस्ट पार्टिकल जो है वो है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन सबसे हैवीएस्ट पार्टिकल है। ठीक है, और ये चार्जलेस पार्टिकल है, कोई चार्ज नहीं है इसके पास। तो ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिन्हें आपको याद रखना है, चार्ज याद रखना है, मास याद रखना है इसका। ठीक है, जो कि एटम के अंदर पाए जाते हैं। अब देखते हैं कि जो मॉडल्स हैं, मॉडल कैसे कैसे डिस्क्राइब करते हैं इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को, और कैसे एक एटम के स्ट्रक्चर को बताया जाता है कि कैसा होता है वो एटम आपका। ठीक है, तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, एसएस ले लीजिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे मॉडल्स अपने। पहला मॉडल जो है आपका रहने वाला है जे थॉमसन का आपका मॉडल। ठीक है,
तो हमारा पहला मॉडल है जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। जे थॉमसन जी ने जो मॉडल दिया था वो फर्स्ट मॉडल था, फर्स्ट एवर मॉडल जो एटम के बारे में बताता है। तो जे थॉमसन गिव्स द फर्स्ट मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए पहला मॉडल दिया गया। अकॉर्डिंग टू हिज मॉडल, इनके मॉडल के द्वारा बताया जाता है कि जो एटम है वो स्फेरिकल इन शेप है, वो एक गोलाकार होता है आकृति में, ठीक है। तो स्फेरिकल इन शेप होता है। पॉजिटिव चार्ज होता है स्प्रेड थ्रू आउट दी स्फीयर, पूरे स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज, पूरे गोलाकार भाग में पॉजिटिव चार्ज भरा होता है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड लाइक द क्रिसमस पुडिंग और प्लम पुडिंग और लाइक सीड ऑफ द वाटरमेलन, ठीक है। इन्होंने जो अपना मॉडल बनाया उसे इन्होंने डिस्क्राइब करा अकॉर्डिंग टू प्लम पुडिंग या फिर आपका क्रिसमस पुडिंग, ठीक है। जो मतलब जो क्रिसमस पे केक आता है उसमें चेरी चेरी या फिर कुछ रेजिन्स लगे होते हैं, ठीक है, कुछ जगह पे। और दूसरा इन्होंने लिया था वाटरमेलन मॉडल कि जैसे एक तरबूज होता है, वाटरमेलन होता है, उसमें रेड पार्ट पूरा होता है, वो पॉजिटिव चार्ज भरा होता है, और जहां जहां ब्लैक कलर का जो सीड होता है वाटरमेलन का वो आपका नेगेटिव चार्ज होता है। ऐसा उन्होंने ये मॉडल कंपैरिजन में लिया। तो जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो एम्बेडेड लाइक द क्रिसमस पुडिंग और प्लम पुडिंग और लाइक सीड ऑफ द वाटरमेलन, वाटरमेलन के जो सीड है जो धसे हुए हैं उस रेड पार्ट के अंदर वो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहा गया। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसका मतलब क्या है, एटम इन्होंने बताया इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, ऐसा इन्होंने अपने मॉडल में बता दिया। और ये उनका वाटरमेलन मॉडल है। देखिए इसमें जो रेड पार्ट दिख रहा है वो रेड पार्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो कहीं कहीं धसा हुआ है, एम्बेडेड है। ये जो सीड है ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहा गया, ठीक है। इनका कुछ ड्रॉबैक था, ड्रॉबैक क्या रहा, कमी क्या रही इनके मॉडल की, इन्होंने न्यूक्लियस नहीं बताया, एटम में न्यूक्लियस भी होता है ऐसा नहीं बताया इन्होंने। और इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, एटम की स्टेबिलिटी के बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा। तो इसका एसएस ले लो, नोट कर लो इसको, ठीक है, और लर्न कर लेना। अब हम पढ़ेंगे अपना दूसरा मॉडल, ठीक है, जो है आपका रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। एक एटॉमिक मॉडल जो रदरफोर्ड द्वारा दिया गया था, उसमें क्या देखो, जे थॉमसन ने जो लिया था वो वाटरमेलन मॉडल लिया था, ठीक है। उसमें ये समझ में नहीं आया कि जो एटम की स्टेबिलिटी है वो कहां जाएगी, अगर पूरे में चार्ज स्प्रेड है और आपका नेगेटिव चार्ज कहीं कहीं स्प्रेड है तो स्टेबिलिटी कैसे वो गेन करेगा। आइए, अगर तरबूज की तरह अगर पूरा एटम भरा हुआ है, तरबूज जैसा होता है पूरा रेड पार्ट भरा होता है, तो तरबूज के अंदर जैसे रेड पार्ट भरा हुआ है और कहीं कहीं आपका सीड प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो रदरफोर्ड ने जब एक्सपेरिमेंट करके देखा कि क्या सच में पूरा एटम भरा हुआ है क्या, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या लिया, एक गोल्ड की फॉइल ली, ठीक है, एक गोल्ड की फॉइल ली, ठीक है। गोल्ड फॉइल क्यों ली, क्योंकि वो बहुत थिन हो सकती है, ठीक है। तो एक थिन गोल्ड की फॉइल ली, ठीक है, उस पे अल्फा पार्टिकल को फास्ट मूविंग तरीके से थ्रो करा गया। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल जो है आपके वो डबली आयनाइज हीलियम एटम होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, हीलियम एटम ही होते हैं, डबली आयनाइज हीलियम एटम, हीलियम एक एलिमेंट है, ठीक है। तो इन्होंने अल्फा पार्टिकल को हाई वेलोसिटी से थ्रो कराया। जब थ्रो कराया तो पता चला कि अल्फा पार्टिकल, मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास कर गए, जैसे कि खाली जगह हो गई। तो एटम जो है, गोल्ड के जो एटम थे उस एटम में से अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे, मेजॉरिटी पार्टिकल सीधे सीधे थ्रो चले गए, उसके आर पार चले गए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो एटम खाली है अंदर से, ठीक है। लेकिन सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे भी थे जो कुछ एंगल बनाते हुए क्या हो गए, डेविएट हो गए, ठीक है। अब ये डेविएशन कैसे आया भाई, ये जो डेविएशन आ रहा है थीटा एंगल का, ये क्यों डेविएशन आ रहा है, ये जो अल्फा पार्टिकल है ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, पहली बात ये याद रखना, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल जब एटम के अंदर से क्रॉस कर रहा है तो मेजॉरिटी तो खाली पास हो गए, मतलब कि एटम खाली है, और दूसरा जब कुछ एंगल बना रहे हैं मतलब कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा। देखो पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, रिपेल करता है, प्लस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। रिपल्सन होगा तो एक दूसरे से दूर जाएगा, ठीक है। तो जब अल्फा पार्टिकल किसी पॉजिटिव चार्ज के पास जा रहा होगा, इसीलिए ये क्या आ रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन आ रहा है, डेविएशन कुछ एंगल का आ रहा है। और एक 1 in the 1000 बोलो, 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा भी था जो सेम पाथ पे वापस आ रहा था, सेम पाथ पे, जैसे आपने थ्रो करा उसी
लाइन पे, उसी एंगल पे वापस वो आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि किसी पॉजिटिव चार्ज से टकरा के वो सेम पाथ पे वापस आ रहा होगा। ठीक है, तो ये चीजें हुई जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा। इसका मतलब तरबूज की तरह तो आपका एटम है नहीं कि पूरा भरा होगा या नेगेटिव चार्ज कहीं कहीं स्प्रेड होगा। तो इन्होंने क्या बताया, एटॉमिक मॉडल, इनके एटॉमिक मॉडल का दूसरा नाम भी याद रखोगे आप, प्लेनेटरी मॉडल बोलते हैं हम इसे। ठीक है, सोलर सिस्टम से इन्होंने कंपैरिजन करा था, जैसे सन बीच में सिचुएटेड है, उसके चारों तरफ प्लेनेट घूमते हैं, इसी तरीके से रदरफोर्ड के मॉडल में सेंटर में बैठा होता है एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जिसे हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियस। ठीक है, इन्होंने डिस्कवरी करी न्यूक्लियस की, रदरफोर्ड डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द एटम। एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो कि पूरा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से भरा होता है। इसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से आपका कुछ कुछ पार्टिकल क्या कर रहे थे, डेविएशन कर रहे थे, और इस चार्ज पार्टिकल से, इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से टकराने के बाद ही आपका अल्फा पार्टिकल सेम पाथ पे आ गया। ठीक है, 1 in 1000 कम बैक टू द सेम पाथ। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मिल गया था। ठीक है, तो ये प्लेनेटरी मॉडल है इनका। ठीक है, इन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करा था। इसमें क्या करा था, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल को इन्होंने क्या करा था, फॉल ऑन द गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल पे हाई वेलोसिटी से थ्रो करा। फिर सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट कर गए हाई एंगल के साथ, कुछ आपके लो एंगल के साथ डिफ्लेक्ट कर गए, और मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, अनडिफ्लेक्टेड रहे, पास कर गए उस गोल्ड फॉइल से। ठीक है, इसका मतलब एटम अंदर से खाली था, सेंटर में लोकेटेड एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर था जिसे हम न्यूक्लियस कहा करते हैं, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस बोला था। ठीक है, उसके बाद इनके प्लेनेटरी मॉडल में क्या बताया इन्होंने, एटम कंटेन्स द न्यूक्लियस एट द सेंटर। ठीक है, विच इज हैवी है, एक तो उसका मास ज्यादा है, एंड पॉजिटिवली चार्ज होता है। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू साइज ऑफ द एटम। अगर आपका एटम का साइज और न्यूक्लियस का साइज कंपैरिजन करने के लिए आए तो आप ऐसा समझो कि एक फुटबॉल के मैदान में जो सेंटर है वहां पे एक फुटबॉल रख दो। ठीक है, तो जो फुटबॉल का मैदान है वो एटम है आपका इतना बड़ा, और बीच में जो फुटबॉल रखी है वो आपका न्यूक्लियस है। तो इस तरीके से कंपैरिजन कर सकते हो, न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं इस न्यूक्लियस के चारों तरफ, जैसे आपका सन के चारों तरफ आपके प्लेनेट करते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ड्रॉबैक क्या रहा इनके थ्योरी का, तो इन्होंने जो बताया कि इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं तो वो अपनी एनर्जी क्या करेंगे, लूज करेंगे। एनर्जी लूज करेंगे तो वो धीरे 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 न्यूक्लियस में जाके गिर जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस at high speed, it will give up its energy and fall into the nucleus। जब इनसे पूछा गया कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, एटम खत्म हो जाएगा क्या, तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। मतलब इनका ये ड्रॉबैक्स था कि हम नहीं बता सकते स्टेबिलिटी ऑफ एटम को, कि अगर इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ गिर जाए तो एटम खत्म हो जाएगा। तो इसको नोट करिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, एसएस ले लीजिए इसको, इसका। ठीक है, और अब हम करेंगे एक नेक्स्ट थ्योरी जिसका नाम है नील्स बोहर का मॉडल। ठीक है, एटॉमिक थ्योरी का लास्ट मॉडल है नील्स बोहर का मॉडल। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना थर्ड मॉडल जिसका नाम है नील्स बोहर का एटॉमिक मॉडल। नील्स बोहर जो थे उन्होंने भी एटॉमिक मॉडल देखा, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस करे, बहुत सारे साइंटिस्टों का डाटा लिया और उसके बाद अपना एटॉमिक मॉडल दिया। अब इनके एटॉमिक मॉडल में इन्होंने फिक्स कर दिया कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है वो अपनी एनर्जी लूज नहीं करेगा और वो ऐसे घूमता हुआ न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरेगा। उन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स ऑर्बिट में, फिक्स जगह पे आपका रिवॉल्व कर रहा होगा और अपनी एनर्जी लूज नहीं कर रहा होगा। एनर्जी उसकी फिक्स होगी, ऑर्बिट जहां पे घूम रहा होगा वो भी फिक्स होगा। ठीक है, एटम की रेडिया फिक्स होगी, एटम जो आपका है वेलोसिटी फिक्स होगी उस इलेक्ट्रॉन की। ये सभी चीजें उन्होंने बता दी। देखिए, according to this model electron revolve around the nucleus in fixed orbit, जिन्हें उसने सेल का, उन्होंने क्या बोला कि कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट है जहां पे इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, जिन्हें हम सेल कहते हैं, एनर्जी लेवल्स कहते हैं। तो हर एक सेल का अपना फिक्स्ड अमाउंट ऑफ क्या होगा, एनर्जी होगा। ठीक है, तो अगर सेल का एनर्जी फिक्स है तो इलेक्ट्रॉन का भी एनर्जी फिक्स होगा, वो उसी फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी में वो रिवॉल्व कर रहा होगा, तो एनर्जी लूज नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रॉन जाके न्यूक्लियस में नहीं गिरने वाला। देन चेंज इन एनर्जी कब होगा, जब वो अपनी सेल को छोड़ के किसी दूसरी सेल में जाता है
तो आपका एनर्जी में चेंज आता है। चेंज इन एनर्जी टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम अ सेल टू अनदर सेल। एक सेल को छोड़ के दूसरे सेल में जब वो जाएगा, जंप करेगा, तो एनर्जी क्या होगा, चेंज होगा उसमें। ठीक है, अब इन्होंने सेल्स के बारे में बताया। देखो ये सेंटर, ये एटम है, इस एटम के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है, सारा पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन है इसके अंदर और न्यूट्रॉन है। एक बात आप समझ लो, जेम्स चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करा और न्यूट्रॉन को खोज निकाला। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन इज डन बाय जेम्स चैडविक। ठीक है, और ये चार्जलेस पार्टिकल था, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट था, जो कि मास को क्या करता था, अफेक्ट करता था। तो न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इन दोनों को मिला के न्यूक्लियॉन्स भी कह सकते हो आप। ठीक है, जो कि जो एक एटम का जो मास है वो देता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एटम का मास इज इक्वल टू प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास। ठीक है, आप आगे चलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो रिवॉल्व कर रहे होंगे इन स्फेरिकल ऑर्बिट्स के अंदर, जिन्हें हम सेल कहते हैं। तो पहली सेल है के सेल, दूसरी सेल का नाम इन्होंने दिया एल सेल, तीसरी सेल थी एम सेल, एन सेल, ऐसे सो ऑन इन्होंने नाम रख दिए, के एल एम एन सेल। और इनका नंबर लिख दिया, ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2। ठीक है, ये ऑर्बिट है आपके, ऑर्बिट नंबर 1, 2, 3 एंड 4 ऑर्बिट नंबर दे दिया इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इन ऑर्बिट में इन सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ठीक है, कितने होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, वो हम देखते हैं किस रूल के हिसाब से। देखो, हाउ इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। तो अकॉर्डिंग टू बोहर एंड बरी रूल्स, ठीक है, बोहर और बरी नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या करा, ये रूल बनाया कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरोगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ सेल इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। एक फॉर्मूला दिया है इन्होंने, 2n स्क्वायर। n इज द नंबर ऑफ सेल। कौन सा सेल है, पहला सेल है, दूसरा है, तीसरा है, तो n की जगह नंबर ऑफ सेल रखना है। तो एग्जांपल के तौर पे k सेल है तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर इज 2 इलेक्ट्रॉन। फिर l सेल है तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर इज 8, तो 2, 8, 18 एंड 32 के हिसाब से आप इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। पहली में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में आपके 18 इलेक्ट्रॉन और चौथी में आपके 32 इलेक्ट्रॉन। और क्या रूल था, और रूल ये था कि जो आउटर मोस्ट सेल होगी किसी भी एटम की, उसके अंदर आपके मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही अकोमोडेट कर सकते हो आप। तो आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम अकोमोडेट कर सकते हो, भर सकते हो आप, बस। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो सीक्वेंशियल वाइज भरे जाएंगे, पहले के में भरेंगे, फिर एल में भरेंगे, फिर एम में भरेंगे, फिर एन में भरेंगे। ये मॉडल इन्होंने दिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, के एलिमेंट के अकॉर्डिंग भरे जाते हैं। इसको नोट कर लो अच्छे से, इसका एसएस ले लो आप। ठीक है, अब हम करेंगे वैलेंसी क्या होती है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, नोट कीजिए इसे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी एंड एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। ठीक है, तो कैसे हम इसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम इसे समझते हैं, वो देखते हैं। देखो, किसी भी एलिमेंट को आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो, किससे, ये जो x लिखा है इसका मतलब एक एलिमेंट है। ठीक है, इसके ऊपर a लिखा है इसका मतलब एटॉमिक मास, और इसके नीचे z लिखा है इसका मतलब एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब एक न्यूट्रल एटम होगा, जैसे कोई सोडियम है, ठीक है, जैसे पोटेशियम है, तो कोई भी न्यूट्रल एटम है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसे न्यूट्रल एटम बोलेंगे। न्यूट्रल एटम के लिए जो Z होगा, जो A होगा ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे उसके नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के, एटॉमिक नंबर के बराबर आपके एटॉमिक नंबर के बराबर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होंगे ना वो भी इक्वल ही होंगे। ठीक है, तो प्रोटॉन इक्वल होंगे इलेक्ट्रॉन के, एंड इलेक्ट्रॉन इक्वल होगा एटॉमिक नंबर के। ठीक है, जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक मास जो होता है 23 होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो 11 होता है। तो इसमें प्रोटॉन बताओगे तो 11 होंगे, Z इज इक्वल टू 11 है, इलेक्ट्रॉन बताओगे तो 11 होगा। ठीक है, सब इक्वल होगा। लेकिन अगर कोई चार्ज आयन आ गया, चार्ज आयन जैसे सोडियम प्लस आ गया, सोडियम प्लस में क्या होगा, Z इज इक्वल टू 11 रहेगा, सेम प्रोटॉन भी 11 रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक कम हो जाएगा। जब भी पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। जैसे क्लोरीन नेगेटिव आया, क्लोरीन नेगेटिव का एटॉमिक नंबर 17, ठीक है, 17, और इसका जो प्रोटॉन होगा 17 होगा, इलेक्ट्रॉन 18। क्यों, जब भी नेगेटिव चार्ज आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, ये आपको याद रखना। नेगेटिव चार्ज कैन इंक्रीज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज कैन डिक्रीज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके अलावा एटॉमिक जो मास निकालना है आपको, एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास जो होता है आपका,
एटॉमिक मास होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ के निकालना होता है, ठीक है। एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू आपका एटॉमिक मास आ जाएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो एटॉमिक मास में से जेड को माइनस कर दीजिए, जो भी एटॉमिक मास होगा उसमें से z माइनस कर दोगे तो आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा। देन अब चलते हैं वैलेंसी के कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन निकाल लिए हैं। देन हम स्टार्ट करेंगे कि वैलेंसी वैलेंसी क्या होती है, ऑक्टेट रूल क्या होता है और कैसे वैलेंसी फाइंड आउट करते हो। पहले तो आप ये जान लीजिए ऑक्टेट रूल क्या है। ऑक्टेट रूल मतलब कि किसी भी बैलेंस सेल के अंदर आपके 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। तो बैलेंस सेल है वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो बैलेंस सेल होगी आउटरमोस्ट सेल को बैलेंस सेल बोलते हैं, उसके पास आपके 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसे बोलेंगे हम क्या, ऑक्टेट रूल। अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसे पूरा करने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल को क्या करना पड़ता है, रिएक्शन करना पड़ता है किसी दूसरे एटम के साथ, ठीक है। ये हो गया ऑक्टेट रूल। इसके अलावा जब बैलेंसी क्या होती है, बैलेंसी का मतलब है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ देयर टेंडेंसी टू रिएक्ट और फॉर्म द मॉलिक्यूल विद एटम ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट नोन एज द बैलेंसी। बैलेंसी मींस द जो आपका एलिमेंट है ना दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइनिंग करता है, रिएक्शन करता है, ठीक है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज वो कर रहा है उसे बैलेंसी कहते हैं हम, ठीक है। फॉर एटम लेस देन 4, अगर 4 इलेक्ट्रॉन जो है आपके, या फिर आप बोलो कि एटॉमिक नंबर 4 से कम वाले जितने भी एटम होंगे ना उनका अगर बैलेंसी फाइंड आउट करना है तो देखिए, जैसे बेरिलियम है जिसका एटॉमिक नंबर 4 है, तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो आउटरमोस्ट सेल को बैलेंस सेल बोलेंगे और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। बैलेंस सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन वही आपके बैलेंसी कहलाएगी। 4 जेड इज लेस देन और इक्वल टू 4। ऐसे ही कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज कर सकता है। बोरॉन की कितनी होती है, 3, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 2, फ्लोरीन की 1 और नियोन की 0। कुछ इनर्ट गैसेस है, जैसे नियोन है आपका, ये क्या है, इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस ना तो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करते, कोई रिएक्शन नहीं करते, इसीलिए इनकी वैलेंसी 0 भी हो सकती है, ठीक है। तो ये बैलेंसी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बाकी का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि ये डाउट है, किसी की बैलेंसी आपको जाननी हो तो वो भी आप पूछ सकते हो। ऐसे ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लेना। अब हम करेंगे अपने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, ठीक है, जब तक के लिए इसे नोट कीजिए आराम से। तो लास्ट टॉपिक आपका है आइसोबार्स एंड आइसोटॉप्स। क्या होते हैं आइसोबार एंड आइसोटॉप्स? देखो, जो आपके पीरियोडिक टेबल जो होती है उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स के अलावा भी कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो कि उन्हीं एलिमेंट के वेरिएंट है, जैसे हम आइसोटॉप्स और आइसोबार कहते हैं। देखिए, आइसोटॉप्स का मतलब क्या है, आइसोटॉप्स का मतलब ऐसे वेरिएंट है एलिमेंट्स के जिसमें सेम एटॉमिक नंबर रहता है बट डिफरेंट एटॉमिक मास होता है, ठीक है। तो सेम एटॉमिक नंबर है बट डिफरेंट एटॉमिक मास, जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट रहेगा, एटॉमिक नंबर है जो सेम रहेगा, आइसोटॉप्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स है आपके पास, हाँ, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। देखो, प्रोटियम जो है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1, ठीक है, और एटॉमिक मास कितना है, 1। जबकि ड्यूटेरियम में एटॉमिक आपका नंबर सेम रहेगा, एटॉमिक मास हो जाएगा डबल, ठीक है, और ट्रिटियम में आपका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 3। तो एटॉमिक जो ए है वो डिफरेंट है और जेड है वो क्या है आपका सेम, जेड सेम ए डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड आइसोबार, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है इन आइसोबार्स के, जैसे एक यूरेनियम का आइसोटॉप्स है जिसका इस्तेमाल एज अ फ्यूल किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, ठीक है। और आइसोटॉप्स ऑफ कोबाल्ट, एक कोबाल्ट का आइसोटॉप है जो जिसका इस्तेमाल किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में, एंड एक आइसोटॉप है आयोडीन का जिसका इस्तेमाल किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर में। तो बहुत इंपॉर्टेंट आइसोटॉप्स है। फिर आते हैं आइसोबार पे। आइसोबार मतलब कि जिनके एटॉमिक मास क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, एटॉमिक मास सेम, एटॉमिक नंबर is different, ठीक है। तो एलिमेंट हैविंग द डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल के लिए इस आर्गन का एटॉमिक मास 40 है, इस पोटेशियम का एटॉमिक मास 40 है, लेकिन एटॉमिक नंबर 18 एंड 19 है, तो दोनों क्या है, आइसोबार्स है। ऐसे ही आयरन का 58 एटॉमिक मास है, निकल का जो एटॉमिक मास है 58 है बट इसका एटॉमिक नंबर 28 है, इसका एटॉमिक नंबर 26 है। तो सिंपल माइंड में एक चीज याद रखना, आइसोटॉप्स जो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम रहता है, आइसोबार जो होते हैं जिनका एटॉमिक मास सेम रहता है, ठीक है। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं आइसोटॉप्स और आइसोबार क्या होते हैं, इसको नोट कर ले अच्छे से, एसएस ले ले इसका, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4, स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऑफ क्लास 9
ठीक है, तो अच्छे से पढ़ ले, इसको नोट्स बना ले, रिवीजन कर ले, एग्जाम में जब भी आएगा तो आप इसे पढ़ के जाना, आपको जरूर मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए। थैंक यू सो मच।